नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक अल्सर, जिसको पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है, ये पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, पेप्टिक अल्सर का सिम्टम्स क्या है, और अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो वो पेशेंट में डायग्नोसिस कैसे होगा कि उसमें पेप्टिक अल्सर है या नहीं। और पेप्टिक अल्सर का कारण जो है हेलिकोबैक्टर पिलोरी इन्फेक्शन, तो हेलिकोबैक्टर पिलोरी या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कुछ भी आप कहो, वो इन्फेक्शन क्यों होता है, किस हिसाब से वो होता है, उसको कैसे ठीक करना है, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर की ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो पहले चीज आपको बता देते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, किस प्रकार की बीमारी है। देखो, हमारे स्टमक, जब आप खाना खाते हैं तो खाना मुंह से हम उसको चबाते हैं, उसके बाद उसको अंदर ले लेते हैं। जब अंदर जाता है, यहाँ से एक नली है, इसके थ्रू कनेक्टेड होता है स्टमक पे, तो खाना जाके पहले जहाँ पे स्टोर होता है वो है स्टमक। बहुत टेम्पोररी टाइम के लिए ही सही, मगर वहाँ पे स्टमक के आके खाना स्टोर होता है। अब स्टमक में खाने में जो जो चीज़ें खाते हैं हम, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। अब स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो चालू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में ही चालू हो जाता है, और स्टमक में ना प्रोटीन का डाइजेशन चालू होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। अब वो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो पेप्सिन एंजाइम काम करता है, वो ठीक से काम करे, इसके लिए उसका जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होना चाहता है। तो अगर स्टमक के अंदर एसिड ना हो तो पेप्सिन ठीक से काम नहीं करेगा, यानी कि आपकी जो प्रोटीन हम खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसी कारण स्टमक में एक मैकेनिज्म है जिससे कि स्टमक के अंदर एसिड तैयार होता है। कुछ प्रकार के सेल्स हैं स्टमक के अंदर, कोशिका है स्टमक के अंदर, जो एसिड सिक्रीट करता है, एसिड रिलीज करता है। अब जब एसिड रिलीज करता है तो क्या होता है, स्टमक के अंदर एसिड भर जाता है। अब कितना एसिड, बहुत ज्यादा एसिड, इतना एसिड कि वो आपके स्किन के ऊपर अगर आप दे देंगे तो वहां पे घाव बन जाएगा। इतना एसिड अगर आंख पे गिर जाता है तो आपकी रोशनी चली जाएगी। इतना एसिडिक होता है स्टमक के अंदर। फिर भी स्टमक कैसे खुद को प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। देखो, ये है स्टमक का मॉडल मेरे सामने, आप देख सकते हो। इस मॉडल में आप एक चीज देखेंगे कि अंदर ना ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स दिखता है स्टमक के अंदर। ये फोल्डिंग्स इसलिए दिखता है कि जो स्टमक का सरफेस एरिया है उसको बढ़ा के रखता है फोल्डिंग, जितना फोल्डिंग उतना ज्यादा सरफेस एरिया, तो वो चीज। और ये फोल्डिंग जो है, ये जब एम्प्टी स्टमक होता है तब बहुत ही बढ़ जाता है, और जब स्टमक में खाना धीरे धीरे आता रहता है, स्टमक साइज में भी बढ़ता है। खाना जब इसमें आता है तो स्टमक साइज में बढ़ता है, तो ये फोल्डिंग भी कम होना, दिखने में कम होता है, राइट। तो खाली स्टमक के स्टेट पे एसिड रिलीज सबसे ज्यादा होता है, एसिड रिलीज होगा। अब जब एसिड रिलीज होगा, यहाँ पे ये नॉर्मल स्टमक नहीं है, ये इन्फेक्टेड स्टमक, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्फेक्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, ये रेड कलर का घाव दिख रहा होगा, यही अल्सर है। अब आपको बताते हैं, देखो यहाँ पे एसिड तो नॉर्मली स्टमक पे रिलीज होगा। अब स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा है, सब सही बात है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए वो चाहिए, ये भी सही बात है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, प्रॉब्लम यहाँ पे होगा कि अगर आप के स्टमक में एसिड को स्टमक खुद को एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर, एक कोटिंग होता है स्टमक के, ये जो लाइनिंग है अंदर, स्टमक को हम बीच में से ऐसे हाफ काटे हैं तब जाके ऐसा दिखता है, ठीक है। देख लो बाहर से ऐसा, तो ये हाफ है, ये ओनली हाफ ऑफ द स्टमक है, ठीक है। तो हाफ हम आपको दिखा रहे हैं इस हिसाब से। और एक चीज आपको ये भी बता दे कि यहाँ पे जब भी स्टमक में एसिड आएगा, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक प्रोटेक्टर लाइनिंग होता है जो स्टमक को खुद की एसिड से प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये लाइनिंग ना बाकी कहीं जगह पे नहीं है, हमारे जो खाने की नली है वहां पे बाकी कहीं पे नहीं है, ऊपर भी नहीं है, मुंह के अंदर भी नहीं है, कहीं पे नहीं है। तो ये एसिड अगर बाई चांस ऊपर आ जाए यहाँ पे, तो गला जलना स्टार्ट हो जाता है। जो एसिडिटी हम बोलते हैं ना, कुछ एसिडिटी हो चुका है यहाँ पे, गला जल रहा है, क्यों होता है, क्योंकि एसिड ऊपर आ जाता है, रिवर्स फ्लो होता है, राइट, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी बोलते हैं। मगर यहाँ पे बात यह है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की लाइनिंग है, सब कुछ है, सब नॉर्मल है, सब उम्दा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो स्टमक एसिड होता है, फिर भी स्टमक ठीक ठाक काम करता है। अब प्रॉब्लम कब होता है, जब हम किसी भी सोर्स से ऐसा कुछ खाना खा रहे हैं जिसके अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अगर खाने के अंदर है और वो हम खा लेते हैं, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ना ये स्टोमक
के अंदर आ जाएगा और वो एसिड पसंद करता है। हालांकि बैक्टीरिया एसिड में सरवाइव नहीं कर पाते, मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाएगा, मगर ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये स्पेशलाइज्ड है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए स्पेशलाइज्ड है। ये जो एसिड है इसको ये न्यूट्रलाइज कर लेता है, क्योंकि वो यूरिएज बोल के एक एंजाइम है उसके पास, वो यूरिएज यूज करता है और ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रल बना देता है, मतलब वो खुद को प्रोटेक्ट करके रखता है एसिडिक एनवायरनमेंट से। तो इससे क्या होता है कि वो खुद मरेगा नहीं एसिड में, और वो एसिड पसंद करता है तो एसिड में ही वो ग्रो करेगा। अब मान लो कि हेलिकोबैक्टर पिलोरी आ गया स्टोमक के अंदर और धीरे धीरे वो एक जगह पकड़ लिया और वहां पे बैठ गया, और वहां पे बैठ के वो क्या कर रहा है अभी, कॉलोनाइज, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं कॉलोनाइज करना। बैक्टीरिया यहाँ पे कॉलोनाइज कर गया तो यहाँ पे वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसका जो टिश्यू है और लेयर जो है ऊपर का, उस प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज कर देगा। अब समझ पा रहे हो बात? जो लेयर मैंने कहा, जो लेयर हमें स्टोमक के एसिड से स्टोमक को ही प्रोटेक्ट करके रखता है, उस लेयर को वो डैमेज कर देगा। जब भी वो उस लेयर को डैमेज कर देगा बस खेल खत्म। तब ये एसिड अंदर जाएगा, एसिड अंदर जाएगा तो धीरे धीरे और भी टिश्यू डैमेज होगा, यहाँ पे घाव बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो घाव बन चुका है, ऐसा घाव बन जाएगा। तो जब ऐसा घाव बन जाएगा तो यही आपका अल्सर कहलाएगा। अल्सर मतलब घाव। अब ये पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हम इसको बोलते हैं, क्योंकि गैस्ट्राइटिस के साथ ही रिलेटेड है। गैस्ट्रिक अल्सर से ही गैस्ट्राइटिस होता है। और गैस्ट्रिक क्यों? क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन की, इसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर ही रखा जाता है, तो गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं या फिर पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है। अब ये अल्सर का कारण मैंने आपको बता दिया कि वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। अब आपको बताते हैं कि ये हेलिकोबैक्टर पिलोरी बैक्टीरिया कहां कहां से आता है, कैसे आप इस इन्फेक्शन को लेके घूमते हो। देखो आमतौर पे जब घर पे खाना बनता है, हम घर का जो भी चीज हम यूज करते हैं खाना खाने के लिए, प्लेट्स वगैरह, ग्लास हो गया, कप्स हो गया, उसको हम ठीक तरीके से डिटर्जेंट से धोते हैं, राइट। डिटर्जेंट से ये बैक्टीरिया मर जाता है, किसी प्रकार के बैक्टीरिया वो डिटर्जेंट से मरता है, इसीलिए डिटर्जेंट से हम वॉश करते हैं। अब पानी में धो के रख दोगे तो बैक्टीरिया रह जाएगा, क्योंकि खाने के बाद उस जगह पे बैक्टीरिया भर जाता है और डिटर्जेंट ही उसको मारता है, राइट। अब आप मान लो कि आप बाहर से खा रहे हो बहुत ज्यादा, और ऐसे जगह से खा रहे हो जो अनहाइजीनिक है, जहां पे ऐसा होता है ना कि स्टील की बर्तन पे आपको खाना दिया जाता है। मैक्सिमम केसेस में आपको बोल रहा हूं, अगर आपको हेलिकोबैक्टर पिलोरी हुआ है, आप ये चीज एकदम नोट करके देख लेना कि डेफिनेटली आपने पिछले कुछ महीने में कहीं ना कहीं से ऐसे खाए हो जहां पे आपके स्टील के बर्तन या फिर ऐसे बर्तन से खाए हो जो बर्तन ठीक से धोला नहीं गया। बाहर का कोई ढाबा हो गया, कुछ जगह हो गया जहां पे वो पानी में ही उसको हर एक चीज को एक साथ ऐसे, एक पानी रहता है उसके अंदर साबुन डाला हुआ होता है, वही सब कुछ वहां पे ऐसे धो के पूछ के आपको खाना दिया जा रहा है। बहुत खतरनाक है। इससे कहीं बेहतर है कि आपको यूज एंड थ्रो जो पेपर प्लेट्स होता है वो दे। इससे बेहतर है कि आपको बनाना लीफ जो होता है उसमें खाना दे। बहुत जगह पे होता है कि स्टील की थाला होता है, उसके ऊपर बनाना लीफ दे के खाना दिया जाता है, वो भी सही है, मगर डायरेक्ट स्टील की थाली के ऊपर या फिर कोई भी सरफेस हो, प्लास्टिक हो, स्टील हो, फर्क नहीं पड़ता, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ता है। स्टील की केसेस में ज्यादा होता है ये चीज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ कि जो जितने पेशेंट्स के साथ मैंने बात की, स्टील की थाली, स्टील की बर्तन से यूज करने पे और अनहाइजेनिक प्लेस से अगर वो चाय वगैरह पी लिया या फिर कुछ खाना खा लिया, हर रोज खा रहे हैं और जो ठीक से धुला नहीं जा रहा है, उसके अंदर हेलिकोबैक्टर पिलोरी मौजूद है, तो आप उसी चीज में अगर खाएंगे तो बैक्टीरिया खाने के साथ आपके शरीर के अंदर आ जाएगा। अब देखो शरीर के अंदर आ जाएगा तो उससे डायरेक्टली आपको ये इन्फेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में 10 में से 8 बार 7 बार तो आपको ये बीमारी नहीं होगा, आपकी इम्यून सिस्टम आपको बचा देगा, ठीक है। मगर और मान लो कि बहुत कम मात्रा में ये बैक्टीरिया आपके शरीर में आया तो चलो वो निकल गया, ठीक हो गया, आप सही है। मगर कुछ केसेस में जब इस बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है कि आपके शरीर में वो इम्प्लांट हो जाए, वो कॉलोनाइज कर जाए, और एक बार अगर वो कॉलोनाइज कर गया बस, तब इसको ठीक करने में आपको बहुत दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ऐसे ये होता है, इस हिसाब से ये स्प्रेड करता है। और आप अगर इन्फेक्टेड हो तो आपसे दूसरे लोगों में यहाँ पे कोई मोड नहीं है, यहाँ पे खांसना, छींकना ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई बुखार वगैरह कुछ नहीं होता है ना। मगर आप वॉमिटिंग है, आप वॉमिटिंग कर रहे हो, वहां पे उल्टी कर रहे हो, तो उसमें आएगा ये बैक्टीरिया, आपके स्टूल में ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे, वहां पे ये मिलेगा। तो फीकल ओरल रूट है तो उससे भी इन्फेक्शन किसी और को हो सकता है, मगर ज्यादातर केसेस में ये अनहाइजेनिक
सप्लाई ऑफ बर्तन जो मैंने आपको बताया वहां से होता है। अब बात करते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा आपको। सबसे बड़ा सिम्टम मैं आपको पहले बता देता हूं, जब भी आपका पेट खाली हो तब बहुत जलन महसूस होगा। जलन, दर्द नहीं, दर्द तो होगा ही, जलन के साथ साथ दर्द रहेगा, मगर प्राइमरली जलन महसूस होगा आपको। और वो जलन पहले कम रहेगा, फिर धीरे धीरे जलन बढ़ेगा आपका। ये सबसे बड़ी चीज। खाना खाने के साथ साथ वो जलन थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पेट एम्प्टी होता है, स्टमक एम्प्टी होता है, तब गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज्यादा होता है, एसिड सिक्रीशन ज्यादा होता है। तो अगर घाव है, एसिड ज्यादा आ रहा है तो जलन ज्यादा होगा। खाना देने के बाद एसिड की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है एक टाइम के बाद, तब जलन जो है धीरे 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 कम हो जाएगा। ये ट्रेडमार्क सिम्टम है गैस्ट्रिक अल्सर की। ये सिम्टम अगर आप में है तो मान लो लगभग आपको गैस्ट्रिक अल्सर है। अब कुछ केसेस में पेट में दर्द होता है, खास करके इस जगह पे दर्द होता है, और दर्द जलन मिक्स हो सकता है कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो, सीबीडी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो, मगर बहुत रेयर केस। जलन, खाली पेट होना, खाने के बाद जलन धीरे धीरे कम होना, ये ट्रेडमार्क सिम्टम है गैस्ट्रिक अल्सर की। अब उसके साथ साथ आपकी पेट में ब्लोटिंग होगा, आप खाना खाओगे, हजम ठीक से नहीं होगा, आपके भूख भी कम आएगा, मन नहीं करेगा खाने में। कहीं भी प्रकार का खाना अगर थोड़ा भी रिच हो गया खा ले तो बस हजम नहीं होगा आपका, उल्टी जैसा फीलिंग आएगा, उल्टी भी होगा। और सेवियर केस की बात करें, अगर बहुत खराब हाल है, जैसे कि ये जो डिमोन्स्ट्रेशन है ये बहुत खराब हाल है, स्टमक का हाल बहुत खराब है, आप देख पा रहे हो इतना लाल, यहाँ पे घाव बहुत बढ़ चुका है इस मॉडल में। इतना घाव अगर आपको हो चुका है तो यहां से ना जो खून निकलेगा, तो धीरे 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 खून निकलता रहता है। अब खून निकलेगा, खून बहुत इरिटेट करता है हमारी बॉडी को, खून एक इरिटेटिंग सब्सटेंस है। तो जहां से भी खून निकलता है, अंदरूनी खून हो, इंटरनली अगर ब्लीडिंग हो रहे है आपके, तो वो ना हमेशा आपके शरीर में इरिटेशन पैदा करेगा। पेट के अंदर अगर वो खून निकल रहा है तो इरिटेशन होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है पेट के अंदर, राइट, दबाव सा फील होगा पेट के अंदर, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होंगे। और खून अगर निकलता है तो ये खून ऊपर निकल रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर से ये खून निकल रहा है। नीचे मतलब आंत, छोटी आंत बड़ी आंत, ऊपर है स्टोमक, इसोफेगस, ये सारी चीज। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्सों से अगर खून निकल रहा है तो वो खून नीचे जाते जाते उसका कलर चेंज होकर ब्लैकिश हो जाता है, रेड नहीं रहता है वो। जब स्टूल होगा आपका पास तब देखेंगे आपका स्टूल का कलर डार्क हो रहा है, ब्राउन नहीं, ब्लैक। ब्लैक स्टूल का मतलब होता है कि स्टूल के अंदर खून है, और खून गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर के हिस्से से आ रहा है। सेवियर केस में ये होता है। और ऐसा अगर हो रहा है ब्लैक स्टूल, इसका मतलब है बहुत ज्यादा खून बह रहा है आपके अंदर से, कहीं ना कहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है तो भी कलर ब्लैक ही होगा स्टूल का। ब्लैक स्टूल एक डेडली अलार्म है, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, और मतलब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। क्योंकि खून अगर कम होता है तो आप टेस्ट करेंगे, आपका हीमोग्लोबिन कम पाया जाएगा। सीबीसी भी टेस्ट करेंगे, सीबीसी का, तो रेड ब्लड सेल आरबीसी भी कम पाया जाएगा आपके शरीर में। इससे पता चल जाएगा कि सीवियर केस हो गया, अल्सर को ठीक करना है इमीडिएटली, अगर चाहिए तो ब्लड भी डोनेट करना पड़ सकता है। तो ये सीवियर केस में होता है। और जब खून निकलता है तब आप वीक हो जाएंगे, आपका एनर्जी नहीं रहेगा, आपका वजन भी कम होने लगेंगे विथ टाइम। तो ये सारे सिम्टम्स हो चुका है, राइट, स्टार्टिंग टू एंड। एकदम पहले दिन से अगर बात करें इन्फेक्शन की, तो पहले तो कोई सिम्टम होता ही नहीं, फिर धीरे धीरे ये जलन स्टार्ट होता है, और फिर धीरे धीरे खून निकलना अगर स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादा, तो वहाँ तक वजन कम होने तक आपका सिम्टम्स आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखो, हेलिकोबैक्टर पिलोरी जो इन्फेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, 2 ट्रीटमेंट प्रोसेस में आपको बताऊंगा, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसके साथ साथ आपको क्या क्या करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दवा से आप ठीक नहीं होंगे, दवा के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और जब भी किसी को हेलिकोबैक्टर पिलोरी पॉजिटिव आ रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर पॉजिटिव है, उनको लाइफस्टाइल एडजस्ट एटलीस्ट 6 महीने के लिए मिनिमम करना है। 1 साल है तो और भी अच्छा है, ठीक है। पहले दवा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे।
अब दवा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दवा में आपको दो थेरेपी आपके पास, एक तो है अगर ये हेलिकोबैक्टर पिलोरी बैक्टीरिया आप में पहली बार इन्फेक्शन हो रहा है, पहली दफा आपको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, तब रेजिस्टेंट होने की चांसेस कम होता है। रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मरता नहीं है, उसको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बोलते हैं। तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तब होता है जब पहले कभी आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, एंटीबायोटिक दिया गया था, ठीक हो चुके थे, फिर से अभी हो गया, तब रेजिस्टेंट होने की चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर पहली दफा हो रहा है तो रेजिस्टेंस की चांस नहीं है, तब नॉर्मल थेरेपी दिया जाता है, स्टैंडर्ड थेरेपी। स्टैंडर्ड थेरेपी को हम बोलते हैं ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा होता है और दो एंटीबायोटिक्स होते हैं, बस इसका एक कॉम्बिनेशन है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और पीपीआई एक प्रकार के ऐसे दवा जो आपके स्टोमक के अंदर जो एसिड तैयार होता है वो एसिड प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो जब भी स्टोमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली घाव कम होगा, घाव पे इंपैक्ट कम होगा, तो घाव ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, घाव धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। ठीक है। और एंटीबायोटिक क्यों चाहिए? पाइलोरी को भी तो मारना है। अगर पाइलोरी को नहीं मारोगे तो पाइलोरी तो वहां पे ग्रोथ करता ही रहेगा, पूरा स्टोमक को कब्जा कर लेगा, उसको मारना है। क्योंकि एक स्पॉट पे वो स्टार्ट होगा, पता है ना, एक स्पॉट पे वो स्टार्ट होगा फिर फैलेगा, तो हमको फैलने को रोकना है, तो एंटीबायोटिक चाहिए। अब हेलिकोबैक्टर पिलोरी कोई एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से मरता ठीक से नहीं है, इसलिए दो एंटीबायोटिक एक साथ यूज किया जाता है। और ऐसा एंटीबायोटिक चाहिए जो एंटेरिक कोटेड हो, मतलब जो एसिड से एंटीबायोटिक खराब ना होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए एंटीबायोटिक बनाया गया है। और यहाँ पे जनरली एमोक्सिसिलिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन एक साथ दिया जाता है। एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एक साथ दिया जाता है, उसके साथ होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो मिला के ये ट्रिपल थेरेपी हो गया। किसी को पहली दफा अगर इन्फेक्शन है तो ये ट्रिपल थेरेपी दिया जाता है, ट्रिपल थेरेपी से वो ठीक हो जाते हैं। अब कब तक दिया जाता है? जनरली ये ट्रीटमेंट जो है 10 दिन से 14 दिन के लिए रिकमेंडेड है। कुछ डॉक्टर 7 दिन के लिए बोलते हैं, मगर 7 दिन में ठीक नहीं होता। आज के जमाने में एटलीस्ट रिसेंट टाइम्स में जो हेलिकोबैक्टर पिलोरी इन्फेक्शन हो रहा है ना, 7 दिन में ठीक नहीं हो रहा है। आप 7 दिन का ट्रीटमेंट मत लो, 10 दिन से 14 दिन, 14 दिन का ट्रीटमेंट लेना होता है, 10 दिन मिनिमम, अदरवाइज ये वापस आ जाएगा फिर से। ये चीज याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 7 दिन के ट्रीटमेंट मत फॉलो करो, 10 से 14 दिन। 7 दिन पहले होता था, कुछ डॉक्टर से जो प्रैक्टिस ओल्ड स्टाइल से प्रैक्टिस करते हैं वो 7 दिन का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं, मगर उससे ना बहुत लोगों में फिर से रिटर्न आया, रिटर्न परसेंटेज ज्यादा है। 10 से 14 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलना चाहिए। नए प्रैक्टिशनर्स 10 से 14 दिन का ही ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब अगर आप में ये एंटीबायोटिक से काम नहीं बना, मान लो कि आप एक हफ्ता खा लिए, एक हफ्ते तक आप समझ जाएंगे कि इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक से हेलिकोबैक्टर पिलोरी मर नहीं रहा है। और अगर इसका मतलब है कि हेलिकोबैक्टर पिलोरी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, और अगर ये रेजिस्टेंट है तो आपको क्या करना चाहिए? तब जाके आपको एक और थेरेपी यूज करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रुपल थेरेपी, जहां पे 4 दवा यूज होता है एक साथ, 4 दवा। एक तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, 2 एंटीबायोटिक्स, और एक अलग से दवा यहाँ पे यूज होता है, बिस्मथ सब सैलिसाइलेट बोल के। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, बिस्मथ सब सैलिसाइलेट होता है, और दो जो एंटीबायोटिक्स होता है वो मेट्रोनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन होता है। मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोजिल वगैरह जो आता है उसके साथ टेट्रासाइक्लिन, अलग एंटीबायोटिक्स। क्योंकि अगर क्लैरिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन से काम नहीं बन रहा है तो हमको जाना चाहिए मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन से, क्योंकि मेट्रोनिडाजोल से रेजिस्टेंस बहुत रेयर होता है, इसलिए मेट्रोनिडाजोल को यूज किया जाता है अगर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है तो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपको जो हेलिकोबैक्टर पिलोरी इन्फेक्ट किया वो रेजिस्टेंट है या नहीं? एक, आप 7-8 दिन से दवा ले रहे हो, ठीक नहीं हो रहे हो। सेकेंड थिंग, आपको पहले भी कभी हुआ था, अब दूसरी बार आपको हो रहा है ये इन्फेक्शन, हो सकता है रेजिस्टेंट हो। तीसरी केस ऑब्वियसली हमको टेस्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज़, ये हेलिकोबैक्टर पिलोरी बैक्टीरिया जो स्टूल में मिलता है वहाँ से लेके हम कल्चर करेंगे, और उस कल्चर से पता चल जाएगा कि वो हेलिकोबैक्टर पिलोरी का कल्चर लेके उसमें एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट बोल के एक टेस्ट होता है। अलग अलग एंटीबायोटिक्स के खिलाफ उस बैक्टीरिया को रख के देखा जाता है कि कौन एंटीबायोटिक्स उसको मारता है, कौन एंटीबायोटिक्स नहीं मारता है। तो उससे पता चल जाएगा
कि कौन से एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरेगा, कौन से एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। जिस एंटीबायोटिक से मरता है बाहर हम टेस्ट करके देखते हैं, उसी एंटीबायोटिक से आपका ट्रीटमेंट होगा, आप ठीक होंगे। मगर इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्टूल की कल्चर, पहले तो स्टूल लेना है, उससे सैंपल आइसोलेट करना है, उसकी कल्चर करना है, फिर उसके बाद ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करना है। तो तकरीबन 3 से 5 दिन, 7 दिन का आप विंडो पकड़ लो, लग ही जाता है। तो 7 दिन आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर 7 दिन ये सब करने में, उसके बाद जाके आपको फिर से दूसरे सेट ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा, जिससे कि ये बैक्टीरिया खत्म हो। समझ पा रहे बात को? तो ये है आपका रेजिस्टेंट केसेस में करना है, और रेजिस्टेंट केस में थोड़ा डिले हो जाएगा, मतलब उसमें 1 महीने तक लग जाएगा पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने में। नॉन रेजिस्टेंट केस है तो दो हफ्ते लगेंगे, रेजिस्टेंट केसेस है तो 1 महीने तक लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फॉलो अप सबसे, ये तो आप लोगों का ये कहना है कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी हुआ था, हमने ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गए, ठीक है, चलो सही है, कोई बात नहीं। गलती यहाँ पे लोग कर जाते हैं, क्योंकि एक बार आप ठीक हो गए, ऐसे ये आम इन्फेक्शन नहीं है कि एक बार ठीक हो गया तो ठीक हो गया। ये बार बार रिपीट होने की चांसेस रहता है, और 1 साल के अंदर रिपीट होने का चांस बहुत हाई रहता है। इसीलिए आपको जब आप ट्रीटमेंट ले रहे, ठीक भी हो गए, उसके बाद फॉलो अप करना है। फॉलो अप ना जनरली 1 महीना, अगर आप नॉर्मल केसेस में आपका 2 हफ्ते के ट्रीटमेंट चला है तो 1 से 1.5 महीने के बाद आपका फॉलो अप होता है, और अगर 1 महीने का ट्रीटमेंट चला है रेजिस्टेंट केसेस में तो वो भी 2 महीने के बाद आपको फिर से फॉलो अप करना है। फॉलो अप में क्या होगा, फिर से टेस्ट होगा, आपका एंडोस्कोपी होगा। अगर आप पॉसिबल, अगर सिम्टम्स वगैरह ना रहे तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट हो सकता है, मगर एंडोस्कोपी करना बेस्ट रहता है, ताकि हमको पता चल जाए कि घाव जो था वो बढ़ा है या नहीं, ठीक हुआ है या नहीं। तो एंडोस्कोपी करके फिर से हम देखेंगे, पहले देखे थे घाव है, एंडोस्कोपी में आया, फिर ट्रीटमेंट चला, फिर 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद फिर से हम एंडोस्कोपी करके देखेंगे कि जगह ठीक है या नहीं, पूरा पहले जैसा हो जाना चाहिए जगह। ठीक है, तो वो फॉलो अप करने के बाद ही आपको चैन की नींद लेनी है कि हाँ भाई, अब मेरे स्टमक में कोई घाव नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर आप फॉलो अप ठीक से नहीं करेंगे तो होने की चांस बाद में फिर से रह जाएगा आपका, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अल्टीमेटली घाव पूरा ठीक हुआ था या नहीं। हो सकता है कि घाव इतना फैल गया था, उससे कम होते होते इतना होके रह गया, अब वो चीज 3 महीने 4 महीने के बाद फिर से बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। और जब इन्फेक्शन हो उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक कोई भी रिच स्पाइसी खाना नहीं खाना है, कोई भी आपको जंक फूड नहीं खाना है। स्पाइसी खाना मतलब यहाँ पे कोई भी हाई स्पाइसी खाना, बिरयानी वगैरह पूरी तरीके से अवॉइड करो, बाहर का खाना अवॉइड करो, बाहर का खाना ही नहीं खाना है, घर का खाना खाओ, बस यही इसका मंत्र है, घर का खाना खाओ, खराब लगे बुरा लगे टेस्ट अच्छा लगे ना लगे करो, अदरवाइज ये रिपीट आएगा, और तब ना इतना बुरा हाल होगा कि आपको लगेगा भाई 6 महीने हम खा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। घर का खाना खाओ भाई, घर में जैसे बनता है खाना, हाइजीनिकली बनता है, नॉर्मली खाओ, लाइट खाना खाओ। ठीक है, और 6 महीने के बाद जाके धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है। ऐसा देखो, आज के जमाने में किसी को कह देंगे कि लाइफ लॉन्ग जंक ना खाओ तो वो तो बेस्ट है, कोई कर नहीं पाएगा। अगर कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाओगे तो ठीक है, 6 महीने तक वेट कर लो, क्या है, इतना सफर कर चुके हो बीमारी की वजह से, उसके लिए 6 महीने रोक नहीं सकते खुद को, 6 महीने 1 साल, अगर ये रेजिस्टेंट केस है तो 1 साल तक भी रोकना चाहिए खुद को, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी है भाई। कमेंट सेक्शन पे बताना अगर किसी को हुआ है तो कितना खतरनाक एक्सपीरियंस है उनका, बार बार रिपीट होने का क्या एक्सपीरियंस है, सारे के सारे चीजें कमेंट सेक्शन पे बताना। पुराने वीडियो मैंने डाला था, वहां पे कमेंट में था, यहाँ पे भी आएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस, ये आपको मेंटेन करना है, गर्म खाना नहीं खाना है आपको, और खाली पेट नहीं रहना है। जब इन्फेक्शन के दौरान आप मेडिकेशंस ले रहे हो, आपको खाली पेट नहीं, खाली पेट जब रहेंगे तो एसिड ज्यादा निकलेगा, जलन ज्यादा होगा, खाली पेट नहीं रहना है आपको। छोटे छोटे मील्स बार बार खाना है, एक साथ बड़ा मील नहीं खाना है, एक साथ बहुत सारा खाना उसके बाद बहुत टाइम का गैप नहीं करना है, छोटे छोटे मील्स बार बार खाएं, इससे स्टोमक की जो फंक्शन है वो अच्छा रहता है। ठीक है, और नॉर्मल लाइफ में भी ये करना चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। गैस्ट्रिक अल्सर को लेकर, पेप्टिक अल्सर को लेकर इतना डिटेल वीडियो शायद ही यूट्यूब में है। वीडियो थोड़ा लंबा है, आपको थोड़ा लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, मगर ये सारी चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको बीमारी के बारे में भी समझ नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।